हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स शिक्षा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्लानिंग क्या था, जो कि एक प्राइमरी फंक्शन था मैनेजमेंट का, राइट। जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉपर हमने एक प्लान तैयार किया था, राइट। नाउ जो सेकेंड स्टेप है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या मेन फंक्शन है कि आप ये डिसाइड करें कि जो भी आपने प्लान बनाया है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उसके लिए जो जो इसेंशियल चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें आपको चाहिए उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए, आप उन सब चीज़ों को अरेंज करें। ठीक है, आप एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करें जिसमें वो प्लान इम्प्लीमेंट हो सके, एक्शन में आ सके। कि जैसे फॉर एग्जांपल उस प्लान में हमने ये डिसाइड किया कि हम इस टाइप का मेथड यूज़ करेंगे, इतने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, इतनी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। नाउ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा रोल क्या होगा कि हम वो सारी टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, वो सारे एम्प्लॉयज़ लेकर आएँ, सभी एम्प्लॉयज़ को उनके अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग काम अलॉट करें। ठीक है, सबके प्रॉपर ड्यूटीज़ असाइन की जाएँ। ये सब आ जाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द सर्टेन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर which include the designing of the roles to be filled by suitably skilled people and defining the interrelationship between these roles so that ambiguity in the performance of duties can be eliminated. देखो जैसे मैंने बताया, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करें, ठीक है, जिसमें आप ये बता सकें कि किस पर्सन का क्या रोल है। ठीक है, रोल्स टू बी फिल्ड बाय सुटेबली स्किल्ड पीपल। हर रोल एक स्किल्ड पीपल को दिया जा सके कि हाँ, जिसे वो काम आता है उसी को वो वर्क हमने अलॉट किया है। ठीक है, सबके रोल्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन दीज रोल्स, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा या किसके बाद कौन सा पर्सन दूसरा काम करेगा। ठीक है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होना चाहिए सो दैट कुछ भी चीज़ जो हमने डिसाइड किया उसमें से कुछ भी रहे नहीं, सारी चीज़ें इन एक्शन हो सकें, राइट। दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हमारा मेन एम क्या है? मेन एम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज़ टू इनेबल पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। कि आपने यहाँ पे चाहते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए एक साथ काम कर सकें विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, किसी भी तरह का डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो या किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो, सब एक प्रॉपर मैनर जो हमने डिसाइड किया है प्लानिंग में उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें, राइट। ये मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, स्टेप्स सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। ठीक, डिवीज़न ऑफ वर्क यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन कि आपको क्या क्या काम करना है। ठीक है, ये आपने लिस्ट में आपने फिर आपने डिवाइड किया उस वर्क को। डिवाइड क्यों करेंगे आप? देखो, किसी एक पर्सन को अगर मैं सारा वर्क दे दूँ तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा, प्लस उसके पास इतनी स्किल्स नहीं होंगी कि वो सारा काम अपने आप कर सके, राइट। तो हम वर्क को डिवाइड कर देंगे अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दे दिया, अलग अलग पर्सन को अलॉट किया। ठीक, सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क इन अकॉर्डिंग्स विद द प्री डिटरमाइंड प्लान्स। जो प्लान में डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्क को डिवाइड कर दिया। The work is divided into manageable activities so that duplication of work can be avoided and the burden of work can be shared among the employees. ठीक, यहाँ पे उन्होंने यही कहा कि आपने जो वर्क है उसे मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में, इट मीन्स ईजिली मैनेज हो सके, हर पर्सन हर काम जिसको हमने जो अलॉट किया है वो काम ईजिली कर सके। ठीक, प्लस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, ऐसा ना हो कि एक ही काम दो एम्प्लॉयज़ अलग अलग टाइम पर कर रहे हैं। और डुप्लीकेशन क्यों होगा? क्योंकि दोनों को पता ही नहीं कि वो दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पहले से ड्यूटीज़ अलॉट होंगी तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। प्लस यहाँ पर जो आप एक ही पर्सन को सारा काम दे दोगे तो ओवरबर्डन हो जाएगा, राइट। तो अगर हम डिवाइड करेंगे वर्क को तो ओवरबर्डन भी नहीं होगा, जो वर्क है वो सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में शेयर हो जाएगा, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली आपने क्या किया? आइडेंटिफाई किया एंड डिवीज़न किया वर्क का। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डिपार्टमेंटलाइजेशन बेसिकली आपने जितना भी वर्क था उसे पहले तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। ठीक है, देखो, वंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटीज सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर, दीज ग्रुपिंग इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपने हर वर्क स्मॉल एक्टिविटीज़ में आपने डिवाइड कर दिया कि हाँ, थोड़ा थोड़ा काम आपने हर जगह डिवाइड कर दिया कि इस पर्सन को ये वर्क करना है या इस तरीके से ये वर्क होगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो एक जैसे
सपोज़ आप देखिए कि 10 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास एक जो भी वर्क है वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स हैं, तो आपने उनका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, 10% का आपने जो ग्रुप बना दिया क्योंकि उनके पास सिमिलर जॉब्स हैं या एक दूसरे से जो भी जॉब है वो एक दूसरे से लिंक करती है, तो आपने उनका एक ग्रुप बना दिया, उसे आप कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब इसका मेन एग्जांपल देखो, हर कंपनी में आपने देखा होगा प्रोडक्ट डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, और हर डिपार्टमेंट में कई सारे लोग होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट जो वर्क कर रहा है कि प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल किया जाए, ठीक है, वो क्लाइंट्स से डिस्कस कर रहा है, क्लाइंट्स या कंपनी के लिए बिजनेस लेकर आ रहा है। सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, हर एक के पास अपना अपना वर्क है, लेकिन क्योंकि उन सबका वर्क सेल्स से ही रिलेटेड है तो हमने उनको एक डिपार्टमेंट में डिवाइड कर बना दिया, ग्रुप कर दिया, दैट इज़ सेल्स डिपार्टमेंट। इसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सब हैं, ठीक। अब इन डिपार्टमेंट को भी हम ना डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, प्रोडक्ट। टेरिटरी के बेसिस पे हम डिपार्टमेंट बना देते हैं कि इस एरिया का ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे अगर आप दिल्ली में अगर आपके ऑफिस हैं तो आपने उसके डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है, या एक प्रोडक्ट आप अलग अलग जगह पर दे रहे हैं तो नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, इसके अकॉर्डिंग आपने डिपार्टमेंट बना दिए। या आप प्रोडक्ट के बेसिस पर देखें तो एक कंपनी ऐसा थोड़ी है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एक कंपनी कई सारे प्रोडक्ट भी बना सकती है। एग्जाम्पल सैमसंग, सैमसंग आपके एम्प्लॉयज़ भी मैन्युफैक्चर करते हैं और आपके एसी भी बनाते हैं, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना दिया एसी का और एक डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिया आपका मोबाइल्स का, ठीक है, तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। ये हम प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाते हैं, टेरिटरी के बेसिस पर, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, ठीक है। सो ये हमने टेरिटरी के बेसिस पर, इस तरीके से आपके डिपार्टमेंट्स बनते हैं, इसे कहा जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप हर पर्सन को अलॉट करें कि उस एम्प्लॉय की क्या ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। जब तक किसी के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालोगे ना कि उसकी ये पर्टिकुलर ड्यूटीज़ उसी को परफॉर्म करनी है, तब तक वो सीरियस भी नहीं होता है काम में, राइट। तो सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप ड्यूटीज़ असाइन करें। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टेट क्लियरली द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजिशन एंड एलोकेट वर्क अकॉर्डिंगली टू एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग, जो उनके जॉब पोजीशन है उनके अकॉर्डिंग आप वर्क अलॉट करेंगे उन्हें, ठीक है। जब एक बार आपने डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, उन सब के एक हेड बनाएंगे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस डिपार्टमेंट के लिए वो अकाउंटेबल होंगे कि उस डिपार्टमेंट का वर्क के बारे में अगर पूछा जाएगा तो उन्हीं से पूछा जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट के आप हेड बनाते हो, ठीक है। फिर आप हर डिपार्टमेंट में हर पर्सन को उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप जॉब अलॉट करते हो, ठीक है। अब इसमें ये देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, एग्जाम्पल देखना, फाइनेंस जॉब शुड बी असाइन टू पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी पर्सन को फाइनेंस की जॉब है तो आप किस पर्सन को दोगे, उसी पर्सन को दोगे जिसका उसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, उसी फील्ड में उसकी क्वालिफिकेशन है। देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट में या तो वो सीए हो या एमबीए इन फाइनेंस उसने कर रखा हो, ठीक है। इस तरह से आप उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखते हुए जो बेस्ट सूट करेगा उस जॉब को, उसी को आप अलॉट करेंगे, ठीक है। सो ड्यूटीज़ असाइन करने में यह है कि आप केयरफुली रहें, ध्यान से देखें कि किस पर्सन को कौन सा काम आता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप ड्यूटीज़ अलॉट करें सो दैट एक अच्छा काम आपको मिल सके। नेक्स्ट आपका कहा जाता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज़ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप? Establishing authority and responsibility relationship helps to create a hierarchical structure and also help in coordination amongst various departments, ठीक है। अब यहाँ पे अथॉरिटी इस्टेब्लिश करना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, ये हेल्प करता है आपको। देखो मैं सबसे लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि आप सपोज़ मैं एक कंपनी की एम्प्लॉय हूँ या आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आपको कुछ वर्क या ड्यूटी मैंने असाइन की। अब उस वर्क के बारे में पूछने के लिए क्या सबसे टॉप लेवल के जो एम्प्लॉय हैं वो आपसे मिलने आएंगे कि भाई आपने काम किया या नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होगा कि जो आपके डिपार्टमेंट के हेड हैं, ठीक है, आप उनके लिए अकाउंटेबल होंगे। आपको जो वर्क दिया गया है आपको उसके बारे में रिपोर्ट किसे करना है? अपने हेड को। सपोज़ आप सेल्स डिपार्टमेंट में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को जो ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं वो उसके लिए रिपोर्ट करेगा अपने सेल्स डिपार्टमेंट के हेड को, ठीक है, सेल्स मैनेजर को बेसिकली, ठीक। तो
और वही सेल्स मैनेजर आपको ड्यूटीज़ अलॉट भी करेगा, ठीक है। सो आप दोनों के बीच में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप रहेगी कि मैनेजर का रोल है कि वो आपसे काम करवाएं अच्छे से, ठीक है, और आपका रोल है कि आप वर्क करके उन्हें रिपोर्ट करें, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहेगी। यहाँ आ जाता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन इज टू बी क्रिएटेड सो दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम हु he she is to taking orders and to whom he she can issue order, ठीक है। उन्होंने कहा कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है, ये हमें डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशन इज टू बी क्रिएट किए जाते हैं ताकि हर पर्सन, हर एम्प्लॉय को ये कंफर्म हो सके कि किससे उसे ऑर्डर लेने और किसको उसे अपना वर्क सबमिट करना है, ठीक है, या कौन किसे ऑर्डर इशू कर सकता है और कौन किससे ऑर्डर लेगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पहले से पता होनी चाहिए सो दैट किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस। अब क्या क्या स्टेप्स थे एक बार क्विकली रिवाइज भी कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप था कि आपने आइडेंटिफाई किया एंड डिवीज़न ऑफ वर्क को आपने डिवाइड किया। अभी आपने वर्क को प्लान के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। फिर आपने डिपार्टमेंट्स बनाए, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सिमिलर टाइप की जो एक्टिविटीज़ थी एक ग्रुप में डाल दी और एक डिपार्टमेंट बना दिया। फिर आपने उस डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज़ आपने डालेंगे वो किस हिसाब से डालेंगे कि जिस एम्प्लॉय को वो वर्क आता हो, ठीक है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, जिस पर्सन को जो काम आता है उसी की बेसिस पे हम उसे ड्यूटीज़ अलॉट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यानी आपको पता होना चाहिए कि आपको किसे आपको रिपोर्ट करना है, आपको किससे ऑर्डर्स लेने हैं या आप किसको ऑर्डर दे सकते हो, ये प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो फर्स्ट वन तो यहाँ है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कैसे, देखो हमें पता है कि हमने ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया है, हर पर्सन को उसके स्किल के अकॉर्डिंग वर्क दिया है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग लीड टू सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब अमंग्स द वर्कफोर्स, सिस्टमैटिकली हमने वर्क अलॉट किया है हर पर्सन को, राइट, ठीक है। हमने डिवाइड किया है वर्क को इनटू स्मॉलर जॉब्स, जिससे क्या हो रहा है, वर्कलोड तो रिड्यूस हो ही रहा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। प्लस एक पर्सन जो पहले से ही एक स्किल को जानता है, अब वो उस स्किल को रिपीटेटिव वे में कर रहा है, रोज़ उसी काम को रिपीट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये होगा एक टाइम बाद वो उस चीज़ में बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करेगा। सो इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। प्लस आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो भी बहुत अच्छा तैयार होगा, क्योंकि आप वहाँ पर जो वर्क कर रहे हैं वो एक्सपर्ट हो चुके हैं उस काम को करते हुए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, राइट, स्पेशलाइजेशन लेकर आएगा। सो ये था बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप जो हम अभी डिस्कस कर चुके कि हर पर्सन को ये पता होना चाहिए कि उसे किसे रिपोर्ट करना है या किसे ऑर्डर देना है, ठीक है। जब हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी पता होंगी, क्लियर होंगी कि हाँ मुझे इसी वे में काम करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे ये वर्क कंप्लीट करना है, या इस बॉस से मुझे ऑर्डर लेने हैं और इन्हीं बॉस को मुझे रिपोर्ट करना है, ठीक है। सो वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्लियर भी है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ हायरार्किकल ऑर्डर thereby enabling the fixation of responsibility and specification of the extent of authority to be exercised by an employee, ठीक है। हायरार्किकल ऑर्डर में होती है हर चीज़, सबको पता है कि किस पर्सन को आपको ऑर्डर देने हैं या किस पर्सन से आपको ऑर्डर लेने हैं, ठीक है, सब कुछ क्लैरिफाई हो जाता है, ठीक। सो यहाँ इस क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप का बेनिफिट क्या हुआ, सबको पता है कि उसे क्या काम करना है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं होंगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, ठीक है, डिले नहीं होगा किसी काम में, ठीक, इस टाइप की चीज़ें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल आप करते हो। रिसोर्सेज आपके, अब रिसोर्सेज में आपके दोनों ही आ जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो आप रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ कर रहे हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो पैसा आप लगा रखे हो बिजनेस में, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी जिन एम्प्लॉयज़ को आपने हायर किया है उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, आप हर चीज़ को डिसाइड करते हैं कि आप यहाँ से रॉ मटेरियल उठाया जाएगा या यहाँ इतना फाइनेंस इसमें हम लगाएंगे और कहाँ से फाइनेंस लेंगे, या ह्यूमन रिसोर्स कितने एम्प्लॉयज़ हमारे पास होंगे और हर एक की क्या क्या ड्यूटीज़ असाइन होंगी, ठीक है। सो द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। आपका काम, अगर आपने पहले से हर एक को वर्क अलॉट कर रखा है कि ए ये काम करेगा और बी ये काम करेगा,
ठीक है, दोनों के वर्क अलग अलग हैं, दोनों पर्सन अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हुआ, ठीक है। प्लस वेस्टेज भी बहुत कम होंगे, रिसोर्सेज के वेस्टेज नहीं होंगे। देखो यहाँ पर ये एक ए जो एक एम्प्लॉय है ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, राइट, बी भी ह्यूमन रिसोर्स है, दोनों बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, यानी इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, दोनों ही एम्प्लॉय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। प्लस ये अपना वर्क भी बहुत सही से कर रहे हैं, जो ये वर्क कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, यानी इस वर्क में जितने भी रिसोर्सेज लग रहे हैं वो भी वेस्ट नहीं हो रहे हैं, उनका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपका आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब इतना जो आपने पढ़ लिया उसी से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भाई यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, दैट क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़, किसे क्या काम करना है सबको पता है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी उससे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, वर्किंग रिलेशनशिप आपकी क्लियर है, प्रॉपर तरीके से आपका वर्क होगा, जिससे क्या होगा आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आपका होगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है एडेप्टेशन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है चेंजेस को अडेप्ट करने में, क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है आपका अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग अगर आप प्रोसेस उस ऑर्गेनाइजिंग को अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो रिजिड नेचर की है कि जो आपने डिसाइड कर लिया वैसे ही हो रहा है, नहीं, टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, सो इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, तो वो जितने भी चेंजेस हैं उन्हें ईजिली अडेप्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब क्या है यहाँ पर, एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ आपके पास वर्क कर रहे हैं, जितने इंडिविजुअल्स आपसे जुड़े हुए हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में भी ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, देखो, एक तो आपने अगर आप प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो आपने किसी भी एम्प्लॉय को ओवरलोड नहीं किया वर्क से, ठीक है, हर एक के पास पर्टिकुलर एक लिमिटेड वर्क है जो उसे प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है, उनके पास ओवरलोड नहीं है, प्लस इट मीन्स उनके पास टाइम है अपने ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए एंड अपने स्किल्स को और मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, तो वो अपनी उन चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हैं जो वो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, ठीक, प्लस किसी चीज़ में अगर वो एक्सपर्ट होना चाहते हैं उसके लिए भी उनके पास टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी वर्क जो आप करना ही नहीं चाहते वही आपसे लगातार कराया जा रहा है, नहीं, यहाँ आपसे वही वर्क कराया जा रहा है जो आप करना चाहते हो, ठीक है, जो स्किल्स आपको आती हैं, ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम मिलता है कि आप अपने जितने भी आइडियाज़ हैं उन्हें ला सकते हैं कंपनी के सामने, ठीक है, प्लस अपने ग्रोथ के लिए आप वर्क कर सकते हैं, न्यू स्किल्स सीख सकते हैं आप, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर भी है, अ वेल डिजाइंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इनकरेज इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, सो एम्प्लॉयज़ के लिए भी कहीं ना कहीं सोचते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑन ग्रोथ। भाई ऑर्गेनाइजिंग होगी तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी हेल्प करेगा। देखो जब आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, ठीक है, आपने डिपार्टमेंट्स बनाए, आपने हर एक को उसकी ड्यूटीज अलॉट की, जब आप ये करते हैं ना तो आपको और भी नए आइडियाज़ आते हैं कि आप और कितने डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, आप और कितनी जॉब पोजीशन सेट कर सकते हैं, और कितनी प्रोडक्ट लाइंस लेकर आ सकते हैं, या अपने बिजनेस को आप और कौन कौन सी टेरिटरीज़ में लेकर जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ किया है तभी ये पॉसिबल हो सकता है, तभी आपको पता लग सकता है कि भाई इन फ्यूचर इतना कस्टमर बेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या इन फ्यूचर हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर क्या, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो अभी तक आप पढ़ के आए हो ना, उसी से आपको इसका मीनिंग क्लियर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ये वो फ्रेमवर्क है जिसमें हम जो भी हमने डिसाइड किया है वो टास्क हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो हमने जॉब पोजीशंस बनाई या जो हमने प्रोडक्ट लाइन बनाई, जो हमने ग्रुप बनाए, डिपार्टमेंट्स बनाए, अपने वर्क को सही तरीके से करने के लिए हमने सही ड्यूटीज़ जो लोगों को असाइन करी, वो सब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, या ये हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें रिलेशनशिप बताता है पीपल या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़, जो काम उन्हें करना है और किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें काम करना है, उन सब के बीच में ये रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमने वेरियस पोस्ट क्रिएट किए हैं टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़, हर जगह हमने अलग अलग जॉब बताई हैं कि हाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में यही वर्क करा जाएगा या सेल्स डिपार्टमेंट में यही वर्क करा जाएगा, ठीक है। सो हर जगह हमने अलग अलग पोस्ट बनाई
सो दैट जो अलग अलग हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो सकें और ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें, ठीक है। सो ये सब आपका किस में आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। अब ऑर्गेनाइजेशन एक ये टर्म आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है, ठीक है, ये पूछ ली जाती है कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज नथिंग, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। यानी एक मैनेजर, एक सुपीरियर इफेक्टिवली कितने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता है अपने अंडर, ये कहलाता है आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमने बताया है अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जिसमें हमने जो स्ट्रक्चर तैयार किया वो फंक्शन के बेसिस पे तैयार किया। फंक्शन के बेसिस पे मीन्स इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड। हमने एक्टिविटीज़ जो ग्रुप जो बनाई, ठीक है, उनके जो ग्रुप्स बनाए या डिपार्टमेंट बनाए, वो किसके बेसिस पे बनाए, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शंस टू बी परफॉर्म। यानी जो फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे हमने अपना स्ट्रक्चर तैयार किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा वर्क हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाला, सेल्स से रिलेटेड सारा सेल्स डिपार्टमेंट में डाला, ठीक है। सो यहाँ पर प्रोडक्शन वाले में प्रोडक्शन से रिलेटेड ही फंक्शन हो रहा है, सेल्स वाले में सेल्स से रिलेटेड ही फंक्शन हो रहा है। सो ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये हमने फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किए हैं। सो इसलिए इसे कहा जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, ठीक है। अब कितने प्रोडक्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है उसके बेसिस पे, लाइक मेटल, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन कितने भी बना सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बताया था कि सैमसंग वो कई प्रोडक्ट्स बनाती है, टीवी भी बनाती है, आपका मोबाइल्स भी बनाती है, एसी भी बनाती है, ठीक है। सो अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने अलग अलग डिवाइड किया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फॉर्मल का मीनिंग हमें पता है, ठीक है। सिंपल से हैं तो बहुत ही कायदे में रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो हम चलते हैं, ठीक है, वो आपका फॉर्मल आ जाता है। सो इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्लियरली डिफाइंड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारी अथॉरिटी क्या है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हम सबको पता होता है। हमें किसे ऑर्डर देना है या किससे ऑर्डर लेना है ये हमें पता होता है, क्या हायरार्की है वो भी हमें पता होता है, ठीक है। इट मीन्स हम इसमें आप कोई भी लाइन यहाँ पर आप बदल नहीं सकते, ठीक है। जो आपको अलॉट किया गया है वर्क आप वही करेंगे, आप जो ऑर्डर्स आपको मिले आप उन्हीं को फॉलो करेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ये आपका आ जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाती है आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल एज द नेम सजेस्ट, ये इनफॉर्मल है भाई। इंटरेक्शन अमंग पीपल at work give rise to a network of social relationship among employees called the informal organization, ठीक है। अब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, आपस में सोशल रिलेशनशिप बनती है, एम्प्लॉयज़ के बीच में एक फ्रेंडशिप बनती है, ठीक है। वो जो ग्रुपिंग बनती है, वो जो ग्रुप होता है उसे आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और इस जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो जो बनाया गया था वो वो वर्क के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया था, ठीक है। जो कंपनी ने डिसाइड किया था, जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया था कि इसी टाइप से हम वर्क करेंगे या इसी टाइप से हमारी रिलेशनशिप रहेंगी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम खुद क्रिएट करते हैं, हम अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो मेन पर्पस क्या होता है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जिसके साथ मुझे कंफर्टेबल फील होगा मैं उस पर्सन के साथ जाकर बात करूँगी, या मुझे कोई एडवाइस लेनी होगी तो मैं उस पर्सन से जाकर लूँगी जो मुझे सही लगता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, बल्कि बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप, कि मेरी रिलेशनशिप किसके साथ कैसी है, मेरी ट्यूनिंग किसी के साथ कैसी है, दो एम्प्लॉयज़ के बीच के कॉमन इंटरेस्ट है तो वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं अपना काम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी पहले से बताया नहीं गया, कुछ भी क्लियर नहीं है, जस्ट आपकी जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे ये ग्रुप बनते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ विद सिमिलर इंटरेस्ट इन बुक्स, फिल्म्स, रिलीजन एक्सेट्रा में फॉर्म देयर ओन फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है। कुछ लोग जो एक ही रिलीजन के हैं वो एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। या बुक्स के सबका सेम इंटरेस्ट है कि सबको बुक रीडिंग पसंद है या सब फिल्म्स देखते हैं,
ठीक है। तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स तैयार कर लेते हैं। ठीक, अब आ जाता है डेलीगेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन? सो डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मीन्स द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट। आपने अपनी अथॉरिटी जो आपके पास पावर थी वो किसको दी? सबऑर्डिनेट को, टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट, कि वो वर्क करेगा आपके बिहाफ पर उन्हीं लिमिट्स, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर जो आपने डिसाइड की हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़। सपोज़ ये आपका एक मैनेजर है, ठीक है, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरलोड है वर्क, इसके पास इतना काम है, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें मैनेज करना इसके लिए मुश्किल हो गया है। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया भाई, ये मैन बॉस जो था इसने अपनी कुछ पावर्स एक और एम्प्लॉय को दे दी। ठीक है, ये आपका मैनेजर था, ये आपका सबऑर्डिनेट था जो इनके अंडर वर्क कर रहा था, इन्होंने अपनी पावर्स इस पर्सन को दे दी, कुछ पावर। ठीक है, सारी नहीं, कुछ पावर आपने दे दी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अथॉरिटी सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये डाउनवर्ड है, नीचे आ रही है। ठीक है, सुपीरियर ने किसे दिया है? सबऑर्डिनेट को। ठीक है, इट इज़ प्रीरिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इनेबल अ मैनेजर टू यूज़ हिज हर टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़। ठीक है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में? क्योंकि देखो, एक तो ये मैनेजर का वर्क थोड़ा कम कर रहा है, जो ओवरलोड उनके ऊपर था वो कम कर रहा है, प्लस वो उन एरियाज़ पर फोकस कर पाएंगे मैनेजर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी है जिनकी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी कुछ पावर्स किसको दे दी? अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दी कि भाई ये वाले काम आप मैनेज करोगे, इसके लिए मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ, आप डिसीज़न लोगे। ठीक है, मेरे बिहाफ पर आप डिसीज़न लोगे। ये हो गया डेलीगेशन। और इसका मेन रीज़न क्या था? यही था, सो दैट हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दिया जा सके। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये हेल्प करता है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट में, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन, ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, मैनेजमेंट तो आपका इफेक्टिव होगा इससे। ठीक है, मैनेजर का वर्कलोड भी कम होगा, मैनेजर उन की एरियाज़ पर ध्यान दे सकेगा जो उस टाइम पे प्रायोरिटी बेसिस पर हैं। ठीक है, प्लस जो एम्प्लॉय, जो सबऑर्डिनेट उस वर्क को परफॉर्म करेगा, उसका भी डेवलपमेंट होगा, उसे नई चीज़ सीखने को मिलेगी, और ये भी हो सकता है इन फ्यूचर उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे हायर पोस्ट पर भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए। प्लस उस एम्प्लॉय को जिसे ये वर्क दिया जा रहा है, या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हम भी उस पोजीशन पर जा सकते हैं, उनकी ग्रोथ होगी, अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठेगा। ठीक है, नाउ कम्स टू एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। 3 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन की: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब बेसिकली आप सबसे पहले रिलेट करेंगे पावर से। अगर किसी के पास अथॉरिटी है, इट मीन्स उसके पास पावर है। ठीक है, अथॉरिटी प्रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन इन ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर। ठीक है, आपके पास राइट होता है कि आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, दूसरों के लिए आप डिसीजन ले सकते हो। अथॉरिटी बताती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। जो आपका सुपीरियर होगा उसी के पास पावर होगी। ठीक है, सो जिसके पास अथॉरिटी होगी वही सुपीरियर होगा, तो ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाती है। ठीक है, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड होती है क्योंकि टॉप लेवल के पास अथॉरिटी है, और ये उस अथॉरिटी का यूज़ किसके ऊपर करते हैं? लोअर लेवल पर या अपने सबऑर्डिनेट्स पर। ठीक है, अथॉरिटी मीन्स पावर। नेक्स्ट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक वर्क, एक पर्टिकुलर टास्क आपको पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म प्रॉपरली द असाइंड ड्यूटी। आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि आपको परफॉर्म करनी है असाइंड ड्यूटी, जो आपको वर्क दिया गया है प्रॉपरली। ठीक है, अब ये होता है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप किसी को थोड़ी अथॉरिटी भी दे दोगे ना, तो वर्क बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, इफ़ द सबऑर्डिनेट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ जॉब, अगर एक सबऑर्डिनेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे जॉब परफॉर्म करनी है, she must be given necessary authority to carry out the task, तो उसको थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी देनी चाहिए सो दैट वो उस टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आपके पास एक काम है जो आपको जैसे असाइन किया गया बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि उस चीज़, जो भी टास्क आपको दिया गया है,
उसका जो भी फाइनल रिज़ल्ट होगा वही फाइनल रिज़ल्ट भी आएगा हर एक वर्क का। सपोज़ मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करने को दी है, ठीक है, और वो आपको सबको प्रेजेंट करनी है, तो फाइनल जो प्रेजेंटेशन होगी उसका जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, अगर वो पास होती है या फेल होती है, ठीक है, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? जिसको मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ठीक है। लाइक अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाइज बीइंग अकाउंटेबल फॉर द फाइनल आउटकम, यानी जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए वही अकाउंटेबल होगा जिसको वो काम दिया गया था, ठीक है। व्हेन अ सुपीरियर असाइन अ वर्क टू द सबऑर्डिनेट, जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को वर्क देता है तो वो जो सबऑर्डिनेट है वो आंसरेबल होगा उस वर्क के लिए कि उसे जो काम मिला था अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? वही सबऑर्डिनेट, ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि आप आंसरेबल हो फाइनल आउटकम के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब इम्पॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की? सबसे पहला जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं, रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड। भाई एग्जीक्यूटिव का वर्कलोड कम होता है, ठीक है, इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ऑफिसर्स। सो वो अपना वर्क, अगर हम डेलीगेशन की मदद लेंगे तो वो अपना वर्क टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है, क्रिएटिव वर्क में इंस्टेड ऑफ डेली रूटीन वर्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकें, अपनी स्किल्स को दिखा सकें, परफॉर्म कर सकें कॉम्प्लेक्स टास्क, सो दैट आने वाले टाइम में उन्हें भी कंसीडर किया जा सके एक हायर पोस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल। एक ही पर्सन को अगर सारे ऑर्डर लेने हों तो वहाँ पर टाइम लग जाता है, ठीक है, वो हर चीज़ को उन्हें सोचना पड़ेगा। द सबऑर्डिनेट्स आर granted sufficient authority so they need not to go to their superior for taking decision concerning the routine matter। देखो वही मैंने कहा, जैसे एक ही बॉस है तो अगर वही छोटे से छोटा बड़े से बड़े डिसीजन लेगा तो उनके पास तो टाइम इतना है ही नहीं कि वो इतना सारे डिसीजन ले सकें, ठीक है, प्लस वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं मैंने कुछ ऐसे वर्क जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए मैंने अब अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर दी, अब उससे रिलेटेड डिसीजन वो खुद ले लेंगे, यानी डेली रूटीन मैटर से रिलेटेड डिसीजन वो खुद ले लेंगे, तो डिसीजन आप जल्दी भी लेंगे, ठीक है, और बेटर डिसीजन भी ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उतनी ही चीज़ें देखनी हैं जो आपको अलॉट की गई हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाई मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। सबॉर्डिनेट्स का भी मोरल बढ़ेगा बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले देयर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की अगर अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है तो उस पर्सन के पास प्रॉपर एक स्पेस उसे मिलता है कि वो अपनी एफिशिएंसी, अपनी कैपेसिटी सबको दिखा सके, ठीक है। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से सबॉर्डिनेट्स का मोरल भी बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन। सब चीज़ अगर हमने अथॉरिटी भी दे रखी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, प्लस आपने अपनी कुछ ड्यूटीज़ डेलीगेट भी कर दी हैं, कुछ अथॉरिटीज़ डेलीगेट कर दी हैं, सो कहीं ना कहीं बेटर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से बन जाता है एम्प्लॉयज़ और अपने सुपीरियर्स के बीच में, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर्स के बीच में। सो अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है, प्लस सबको थोड़ा थोड़ा वर्क अलॉट होता है तो वो ईजिली उसे मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन से कहते हैं ना, डेलीगेशन अगर छोटा भाई है तो डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा भाई है। सो डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी। यहाँ पे ध्यान देना आप, ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट द वन विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट्स। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि मतलब आपने डेलीगेट कर दी सारी अथॉरिटी लोएस्ट लेवल पर एक्सेप्ट वन विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट, यानी आपने देखो ये अगर एक बॉस है, ठीक है, इसने अपने पास सारे मेजर डिसीजन रखे, मतलब एक सेंट्रल डिसीजन जो वहाँ से लिया जाएगा, प्लस और सब जगह उन्होंने डेलीगेट कर दिया अपनी अथॉरिटीज़, ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर दिया। ये कहाँ पर होता है? जहाँ बड़ी फर्म होती है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा काम होता है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ तो देखो मुंबई मान लो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की मेन ब्रांच है वहीं पे है मुंबई में, ठीक है। अब इन्होंने अपनी ब्रांचेस दिल्ली में भी खोलनी, ठीक है, बेंगलोर में भी खोलनी, कोलकाता में भी खोलनी, ठीक, और तमिलनाडु में भी खोलनी, ये सारी जगह पे आ गए, ठीक है। बॉस तो एक ही था, ठीक है। अब वो
इन सारी अलग अलग स्टेट्स में जो ऑर्गेनाइजेशन है, काम एक ही है, लेकिन उनके लिए ये सारे मैनेज करना डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, बॉम्बे जो मुंबई की जो ब्रांच थी वो अपने अंडर रखी, ठीक है। प्लस उन्होंने ये जितनी भी दिल्ली या बेंगलोर, यहाँ पर उन्होंने एक अपने सबॉर्डिनेट को अलॉट कर दी उनकी अथॉरिटीज़, ठीक है। क्या हुआ इससे कि उन्हें हर जगह जाना नहीं पड़ा, और वो जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके लिए उन्होंने अपने अपने सबॉर्डिनेट्स भेज दिए, जिनको उन्होंने अथॉरिटी दे दी कि वो उनके बेसिस पे डिसीजन लेंगे। तो ऐसा है कि सारे डिसीजन वो ले लेंगे, कोई भी मेजर डिसीजन वो पूछेंगे नहीं, मेजर डिसीजन जो होंगे उसके लिए उन्हें, जितने भी मेजर डिसीजन है उसके लिए उन्हें जो मेन हेड है जो मुंबई में है आपका, उससे आपको पूछना ही पड़ेगा, ओनली फॉर मेजर डिसीजन, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू ऑल द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपने सारे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। दिस एम्पावर लोअर लेवल टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस बाय देम। इससे क्या होता है, जो लोअर लेवल पे मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनमें भी हिम्मत आती है कि वो जो डेली बेसिस पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो डिसीजन ले सकते हैं विदाउट हैविंग टू गो टू द अपर लेवल, बिना अपर लेवल के पास जाए हुए, ठीक है। सो दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। अब इम्पॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, सभी सबॉर्डिनेट्स मत में इनिशिएटिव डेवलप करता है। इट मीन्स उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि वो भी डिसीजन ले सकते हैं। इट हेल्प्स टू प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस इन द सबॉर्डिनेट एज दे आर गिवन फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन, ठीक है। वो खुद से आगे आकर डिसीजन ले सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से, अपनी फ्रीडम से रिलेटेड, ठीक है। सो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है डिसेंट्रलाइजेशन में। नेक्स्ट आता है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। आज मैंने एक पर्सन को अलॉट कर दिया कि भाई वहाँ की ब्रांच आप देखोगे, ठीक है। इट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं उसमें फ्यूचर दिखता है, प्लस ये एक तरह की टेस्टिंग भी हो जाएगी कि हाँ भाई इस पर्सन को मैंने काम जो अलॉट किया है, देखते हैं कि उस तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। ट्रेनिंग गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन and the experience gained from handling the project increase the talent of the managers and employees, ठीक है। उन्हें हमने जो ट्रेनिंग दी या हमने जो चेक किया कि हाँ वो पर्सन काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो उससे हम ये देख सकते हैं कि उस पर्सन में कितना टैलेंट है और इन फ्यूचर हम उन्हें हायर पोस्ट पर रख सकते हैं या नहीं, ठीक है। सो ये मैनेजरियल टैलेंट को भी बनाता है फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली क्योंकि हमने काम को डिसेंट्रलाइज कर दिया है तो क्विक डिसीजन हर लेवल पे हर कोई अपने डिसीजन जल्दी ले सकता है और बेटर डिसीजन ले सकता है, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है रिलीव्स द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अब थोड़ा फ्री हो जाती है क्योंकि उन्हें सारी चीज़ें मैनेज नहीं करनी है, ठीक है। डेली मैनेजरियल जॉब्स जो थी वो उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दी, भाई आप डील करो, आप इससे रिलेटेड डिसीजन लो, ठीक है, ताकि जो सुपीरियर्स हैं वो प्रायोरिटी एरियाज़ पे ध्यान दे सकें। नेक्स्ट आपका आता है फैसिलिटेट ग्रोथ। इट फैसिलिटेट ग्रोथ मीन्स हर एक डिपार्टमेंटल हेड जिसे भी ड्यूटीज़ मिली हैं या जिसे भी अथॉरिटीज़ मिली हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अपना बेस्ट देगा उस काम में, क्योंकि वो उसके लिए एक तरह का अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो अपना बेस्ट वहाँ पर शो करे, ठीक। इट अलाउज द डिपार्टमेंटल हेड एंड एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है, कंसीडरिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ देयर डिपार्टमेंट विच इन टर्न इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब वो अपना बेस्ट देंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी एंड ग्रोथ होगी फर्म की। नेक्स्ट इज बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल मीन्स देखो हर लेवल पर एक जो मेन हेड थे उन्होंने हर लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन परफॉर्म किया। सो हर लेवल पर एक हेड है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कंप्लीट कंट्रोल आपके पास आ जाता है, ठीक है। इवेल्युएशन कर सकते हो आप इजीली हर लेवल पे कि हर लेवल पे किस तरह का काम चल रहा है, ठीक। जैसे अगर एक मैनेजर जो मेन हेड है उसे अगर रिपोर्ट लेनी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, सो वो उन मैनेजर्स को बुलाएगा जिन्हें उन्होंने अलॉट किया था कि आपके पास अब अथॉरिटी है कि आप इस लेवल से रिलेटेड डिसीजन लोगे। तो अगर 4 डिपार्टमेंट हैं तो वो 4 डिपार्टमेंट्स के मैनेजर को बुलाकर उनसे पूछेगा कि हर लेवल की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बेटर कंट्रोल हो जाता है क्योंकि हर जगह पे एक हेड है, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट था, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग, ओके। थैंक यू सो मच।